एक हसीना थी, एक दीवाना था। और जब भी मैंने 2016 में गाना शुरू किया और मैं बहुत सारे शोज करने लग गया, तो दैट टाइम मेरी वाइफ मुझे कहती, सुनो मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी की है। ओके, एक सिंगर से नहीं। हाँ, तो फिर ये ऑपोजिशन को फेवर में कैसे बदला आपने? बाद में उसको आदत पड़ गई। जब मैं मेक्सिको में था तो मेक्सिको में एक इवेंट ऑर्गेनाइज की थी, तो दूसरे दिन जब मैं ऑफिस गया तो एक लड़कियों 3 या 4 लड़कियां थी वहाँ पे। वो आके मुझे पूछने लगी, यू आर द सेम गाय हु sang सेनोरिटा, लवली सॉन्ग। काफ़ी मज़ा आया था। 9 to 5 जॉब नहीं करना है। जितना भी बोल लो, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, देयर आर फैमिलीज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स। तो मेरा पॉडकास्ट का नाम है द हैप्पीनेस पॉडकास्ट, और यहाँ पर मैं उन्हीं लोगों को इनवाइट करता हूँ जो हैप्पीनेस को इंस्पायर करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको मिला रहे हैं अमोल आठवले से। म्यूज़िक इंडस्ट्री में लोगों की लाइफ म्यूज़िकल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हाय अमोल, वेलकम टू द हैप्पीनेस पॉडकास्ट। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए। आपका चैनल बहुत ही बढ़िया एक से एक वीडियोस दिखाता है और मैं भी देखता हूँ। आई विल रिक्वेस्ट, शुरुआत करने से पहले एक कुछ छोटा सा म्यूज़िकल शुरुआत हो जाए तो मज़ा आ जाए। ओहो, ओके। आपका कोई भी फेवरेट गाना जो पब्लिक का फेवरेट है? तो एक गाना ओ हंसिनी मेरा फेवरेट है, तो वही आपको सुना देता हूँ। ओके। ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली, ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी। वेरी नाइस। थैंक यू। तो अमोल जी बताइए, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपके म्यूज़िक के बारे में बताइए। यस, सो आई एम ओनर ऑफ स्वरॉन स्टूडियो जो थाने में है। आई एम अ सिंगर, आई एम एन ऑर्गेनाइजर। मैं शोज़ ऑर्गेनाइज करता हूँ एंड आई एम ऑल्सो कंपोजर। कुछ गाने मैंने कंपोज भी किए हैं। ओह वाह। तो स्वरॉन म्यूज़िक, स्वरॉन स्टूडियो क्या क्या करता है ये? स्वरॉन रिकॉर्डिंग स्टूडियो और क्या है? स्वरॉन 2022 दिसंबर में मैंने फॉर्म किया। ये स्टूडियो ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे सिंगर्स वहाँ पे आते हैं, उनके गानों की प्रैक्टिस करते हैं। वी हैव अ मेंबरशिप जहाँ पे लोग मेंबर होते हैं एंड रेगुलरली एज अ मेंबर दे कम फॉर जैमिंग। यहाँ पे लाइव रिहर्सल्स होती है। ओके, और छोटे छोटे प्रैक्टिस सेशंस भी हम लोग कंडक्ट करते हैं वहाँ पे। ओह नाइस। सो यू आर प्रमोटिंग म्यूज़िक एंड लव फॉर म्यूज़िक। यस, आजकल आप देखोगे कि एवरीवेयर म्यूज़िक की जो पॉपुलैरिटी है, और ख़ास करके कोविड के बाद बहुत ही ज़्यादा हो गई है। बहुत सारे शोज़ होते हैं एंड थाना इज़ बिकम अ हब नाउ। तो यहाँ पे इतने सारे शोज़ होते रहते हैं, तो लोगों को एक जगह चाहिए जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकें। अब घर पे प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज फैमिली रीजंस एंड ऑल। तो लोग यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हैं। आप पहले से म्यूज़िक में ही है? आपका म्यूज़िकल बैकग्राउंड है या कैसा है? यू कैन से मेरे जीन्स में म्यूज़िक है। मेरी दादी बहुत अच्छा गाती थी, मेरे पापा बहुत अच्छा गाते थे। अब मैं गाता हूँ और मेरा सन भी गाता है। स्वरॉन म्यूज़िक फॉर्म होने से पहले की जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। मतलब इन 2016 मुझे याद है, मेरी एक दोस्त थी जिसने मुझे थाना के एक काफ़ी फेमस ऑर्गेनाइज़र है जो उनकी ट्रेनिंग एकेडमी है, रामनाथ अय्यर, डॉक्टर रामनाथ अय्यर। तो मैं गया, उनको मिला, उन्होंने सुना और इमिजिएटली नेक्स्ट शो में उन्होंने बोला कि आपको गाना है मेरे शो में, और काफ़ी डिफ़िकल्ट सॉन्ग दिया मुझे गाने के लिए। कौन सा गाना ऐसा सुना है आपने जो पहली बार में सिलेक्ट कर लिया उन्होंने? वो गाना है एक हसीना थी फ्रॉम द मूवी कर्ज।
लंबा है और बड़ा है और हाई नोट्स हैं उसमें काफ़ी, हाँ हाँ बट वो शो काफ़ी अच्छा रहा, लोगों को भी काफ़ी पसंद आया और वहाँ से मेरी स्टेज सिंगिंग की जर्नी शुरू हो गई। ओके, हो जाए, थोड़ा सा हो जाए। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। सुपर। तो इससे पहले आप क्या करते थे? आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओ डोंट टेल मी। तो मैंने आफ्टर माई बीकॉम मैंने सीए किया। आई ऑल्सो हैव अ मास्टर्स डिग्री ऑफ कॉमर्स। ओके। ओके। और मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। तो शुरू से ही नौकरी जॉब, और मेनली मेरा फोकस वाज ऑन द जॉब एंड करियर एंड ऑल। ओके, अभी अभी आपका क्या प्रोफाइल है? अभी आप जॉब कर रहे हैं, कंटिन्यू कर अभी रहे भी जॉब कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग विथ मल्टीनेशनल कंपनी। हैं? और अभी आपका क्या प्रोफाइल है? आई एम अ ग्लोबल फाइनेंस कंट्रोलर। ओ गॉड, तो यू हैव गॉट अ हेक्टिक प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। यस, ये बहुत मैनेज करना पड़ता है। इट्स लाइक अ स्विच ऑन स्विच ऑफ आप बोलते हैं कि जब आप ऑफिस में होते हो तो कम्प्लीटली इनटू डिफरेंट वर्ल्ड, नंबर्स, एंड जब आप स्टूडियो में होते हो तो यू आर इनटू म्यूजिक मेलोडी। ऑसम। आप जो दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चल रहे हैं, ये इजी तो नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट तो है। मैं तो कहता हूँ बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप में वो पैशन है, लगन है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर आपको फैमिली सपोर्ट है तो ही ये मुमकिन है। बात सही है, फैमिली सपोर्ट होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। और मेरी मॉम, मेरी वाइफ, उनका मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। वाइफ का सपोर्ट होना, पार्टनर का सपोर्ट होना, एब्सोल्युटली। तो शादी के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, तो एक आपको इसमें छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। शुरुआत में जैसे मैं गाता नहीं था, शादी के पहले ज़्यादा रेगुलर गाता नहीं था, और जब भी मैंने 2016 में गाना शुरू किया और मैं बहुत सारे शोज़ करने लग गया, तो दैट टाइम मेरी वाइफ थी, वो थोड़ा ये हो गई है, थोड़ा अपसेट हो गई कि, और मुझे कहती है कि भाई सुनो, मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी की है। ओके, एक सिंगर से नहीं, हाँ। बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंट, ओह। और वो भी एक बिग फोर फर्म में काम करती है। ओके, तो फिर ये ऑपोजिशन को फेवर में कैसे बदला आपने? बाद में उसको आदत पड़ गई क्योंकि मैं हाँ हाँ करता था बिल्कुल, लेकिन जो मेरी जो पैशन थी वो मुझे हमेशा म्यूज़िक की ओर खींचती थी, और फिर उसे पता चल गया कि ये मानने वाला नहीं है। और उन्होंने ये भी देखा होगा कि इसमें ये खुश है तो इनका खुश रहना भी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके स्टेज शो से स्टूडियो की जर्नी के बारे में बताइए फिर। सो 2016 में मैंने जो शुरू किया स्टेज सिंगिंग, वो बाद में जाके कोविड तक तो स्टेज सिंगिंग चालू थी, और उसके बाद तो सारा कुछ बंद हो गया। हाँ। ओके। इन कोविड बहुत सारे ऑनलाइन शोज आने लग गए, और लोग घर बैठे, बिकॉज जिनको गाना है उनको कहीं पे भी गाना है, उनको चाहे घर बैठ के गाना हो चाहे स्टेज पे गाना हो, लेकिन गाना है। तो मैं और मेरा दोस्त प्रकाश अय्यर, उन्होंने एक सुझाव दिया कि चलो हम साथ में भी कुछ करते हैं, और मेरे भी मन में था कि कुछ करें। तो मैंने उससे बोला कि लेट्स फॉर्म अ ग्रुप, और जिसका नाम है ड्रीम्स अनप्लग्ड, जो हमने फॉर्म किया, और एक कोविड में एक घर बैठे एक शो किया हम लोगों ने, जो लाइव फेसबुक पे टेलीकास्ट किया, जिसका नाम है समा है सुहाना। ओह। और उसके बाद विच वॉज अ लाइव शो, मैंने कीबोर्ड बजाया और मैं गा भी रहा था वहाँ पे। ओके। और उसके बाद मेरे और 3 प्यारे दोस्त मुझे मिल गए, स्नेहल,
अमृता और जयप्रकाश, और हमने पांचों ने मिलके ये ड्रीम्स अनप्लग को आगे लेके गए। ओके। और बहुत सारे शोज़ किए। कोविड में भी हम लोग ऑनलाइन शोज़ करते थे, और उसके बाद जब कोविड कम हो गया, कोविड का जो ये था दौर था, तो हम लोगों ने फिर एक बार लाइव शोज़ करना चालू किया, और स्टेज पे ऑर्गेनाइज करके सिंगर्स को इकट्ठा करके हम शोज़ ऑर्गेनाइज करने शुरू हो गए। लाइव शोज़ का एक अलग एक्सपीरियंस होता है मेरे ख्याल से, मतलब बैकग्राउंड में रिकॉर्ड करना या स्टूडियो में रिकॉर्ड करना और लाइव शोज़ करना मस्ट बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। यस, लाइव शो इज़ अ परफॉर्मिंग आर्ट। ओके, लाइव शो में इट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द ऑडियंस, जस्ट लाइक एक्टिंग ऑन स्टेज। तो आपकी आवाज़ ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे खड़े होते हो, आप माइक कैसे होल्ड करते हो, आप कैसे मूव करते हो स्टेज पे, और ऑडियंस से कैसे इंटरैक्ट करते हो, और ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट करते हो। ऑडियंस शुड कनेक्ट विथ यू व्हेन यू परफॉर्म। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और लाइव फीडबैक मिल जाता है ना आपको, अगर आप पसंद नहीं आ रहा है तो सामने दिख जाएगा, अरे इसको पसंद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जो तालियां आती है बाद में, और वंस मोर आता है, ये बहुत बहुत इनकरेज करता है आपको और गाने के लिए, और शोज करने के लिए। करेक्ट, और करने के लिए। और एक डर भी रहता होगा कि अरे नहीं पसंद आया तो, मतलब जब हम पहली बार, या लेट से अब तो आप कई सालों से कर रहे हैं। देखो, डर बहुत तरीके के डर होते हैं उसमें। स्टेज शो में अगर वो लाइव शो है तो म्यूजिशियंस होते हैं, वो म्यूजिशियंस की आवाज़ में आपको अपनी आवाज़ सुनाई देना, वो एक डर होता है। ओके, अपना सुर लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो एक डर होता है मन में, राइट। हम कहीं कुछ भूल तो नहीं जाएंगे, कोई पर्टिकुलर लिरिक्स, उसका एक डर होता है। मैं आपको एक किस्सा सुना सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर शो था, काशीनाथ घाणेकर में ही था, और मैं गा रहा था जब, तो मेरे सामने लिरिक्स स्टैंड पे लिरिक्स थे लिखे हुए थे, लेकिन जब लिखते लिखते मैं सडनली ब्लैंक हो गया कि मुझे कहाँ पे देखना है, लिरिक्स में कौन सी लाइन देखनी है, वो ही पता नहीं चला। और मैं कुछ वो पर्टिकुलर पलों में कुछ ऐसे ही लाइन कुछ गा गया, लेकिन नेक्स्ट लाइन पे मुझे पता चल गया। बट वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो का जो समय होता है, वहाँ पे आपको काफ़ी एक फ्रस्ट्रेशन बोलो या फिर एक नर्वसनेस आती है। वो नर्वसनेस को आप कैसे छुपाते हो आपके स्माइल के पीछे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, या ऑडियंस को ये लगना चाहिए कि हाँ इसी ने सही गाया। हाँ, ये तो एक आर्ट है, यानी गलती करो तो भी वो दिखाओ नहीं, गलती करो तब भी पता ना चले। हाँ, तो स्टेज शोज करना, आई मीन अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग प्रोवेस, इट इन्वॉल्व सो मेनी अदर थिंग्स। यस, बिल्कुल। म्यूजिक एक नशा है। जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो, यू गेट दैट किक। एक अलग ही माहौल में आप होते हो, और वो माहौल आपको हमेशा खींचते रहता है। वो एक जादू है म्यूजिक और स्टेज सिंगिंग के। यस, अभी हम लोग कहीं गाना रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पे डाल दिया, लेट से, या किसी को सुना दिया, या आपने रिपीटेडली उसको प्रैक्टिस किया और रिकॉर्ड किया। बट जब आप स्टेज पे गाते हो तो आपको एक लाइव फीडबैक मिलता रहता है, उससे शायद ऑन स्पॉट भी इम्प्रूवमेंट होता होगा, या ऑन स्पॉट ये भी होता होगा कि मैंने ऐसा तैयार किया था पर अब मैं वो वैसा नहीं गा पा रहा हूँ जैसे पहला तैयार किया था। ऐसा होता है, बहुत बार ऐसे होता है। हाँ, आप ये ऐसा कहा जाता है कि वो प्रिपेयर 100%, हाँ, बट आप जब स्टेज पे होते हो वो 100% देना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत बार आप गलतियां करते हो, वो गलतियां आपको पता होती हैं, शायद वो कभी लोगों को पता नहीं चलती, कभी पता चलती है। हाँ, हाँ, इम्प्रोवाइज करना, यस, इम्प्रोवाइज बहुत बार अपने आप हो जाता है, क्योंकि आपको जो 100% गाना है, जैसे ओरिजिनल में गाया है वैसे ही गाना है, वो कोशिश होती है। ये नहीं होती कि भाई मैं कुछ ज़्यादा अपना ट्राई करूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, लेकिन जो कोशिश रहती है कि मैं ओरिजिनल में जैसी हरकतें ली हैं, जैसी मुर्कियाँ ली हैं, जैसे लैंडिंग्स हैं, वैसे ही हूँ। बट
फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वैसे होता नहीं है वाइल सिंगिंग, वाइल ऑन द स्टेज, बिकॉज बहुत सारे चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे साउंड है, म्यूज़िक है, आपको क्या वहाँ पे फीडबैक मिल रहा है, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कभी ऐसा हुआ कुछ कोई अनटूवर्ड इंसिडेंस कि या ये नहीं होता तो बेटर होता है ऐसा? ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि कभी कभी साउंड अच्छा नहीं लगता, यू नो। अच्छा, हाँ, you ये don't मैंने get- कई बार ऑब्जर्व किया, मतलब बड़े बड़े सिंगर्स के साथ होता है कि दे हैव कंप्लीट सेटअप, उनका बैकअप भी होता है, काफ़ी बार वो लोग आके टेस्ट भी करते हैं, बट साउंड वैसा नहीं होता जैसा उनको चाहिए या उनका हमेशा का ये टेस्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होता है। और वो चीज़ होने के वजह से आपको एक स्लाइटली नर्वसनेस होती है कि जो मैं प्रैक्टिस में सुनता हूँ, जो मैं स्टूडियो में सुनता हूँ, हाँ वो साउंड मुझे यहाँ नहीं मिल रही। हाँ। तो वहाँ पे एज अ सिंगर कोशिश यही करनी है कि आप अपनी आवाज़ में हम्म जो नेचुरल गा सकते हो वो गाओ, विदाउट थिंकिंग अबाउट कि साउंड कैसे आ रहा है। हाँ, सोचो कि यू नो मेरी आवाज़ का टेक्सचर कैसे होना है, व्हाट काइंड ऑफ अ टोन आई हैव टू अप्लाई। लेकिन ये नहीं कि यू नो आपको आवाज़ अगर वहाँ से कम आ रही है तो चिल्ला के गाओ, आप नेचुरल टोन में गाओ, वही आपको करना है स्टेज पे। हाँ, दैट मेक्स परफॉर्मर्स डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर। मैंने देखा है काफ़ी सारे प्लेबैक सिंगर्स है जो प्लेबैक सिंगर बहुत अच्छे हैं, बट नॉट एवरी प्लेबैक सिंगर इज़ अ गुड परफॉर्मर। काफ़ी डिफरेंट है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टेज सिंगिंग इज़ अ डिफरेंट आर्ट ऑल टुगेदर, बिकॉज इट इंक्लूड्स परफॉर्मेंस, इट इंक्लूड्स योर बॉडी मूवमेंट्स, हाउ यू इंटरैक्ट एंड ऑल दैट। ये जो अभी आपने बात कही साउंड सिस्टम की, अभी रिसेंटली मैं एक बहुत बड़े इंडिया के टॉप 5 सिंगर्स में से एक के नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके शो में गया था। तो एक साइड म्यूज़िक की आवाज़ ही नहीं आ रही है, मतलब साउंड की, म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, साउंड की आवाज़ ही नहीं आ रही है। अच्छा, एंड दैट सिंगर रियलाइज दैट कि उसकी आवाज़ पहुंच नहीं रही है, और उन्होंने कई बार वो करेक्ट करने की कोशिश की पर वो नहीं हुआ। अच्छा, बट सेकेंड हाफ में उन्होंने वो पिकअप कर लिया, तो तब तक उसने जो ऑडियंस को जो पकड़ के रखा है, प्रॉब्ली वो ऑडियंस का और उसका कनेक्ट है या उनका प्यार है कि ऑडियंस मतलब निराश नहीं हो गए। 1-1.5 घंटा ऑडियंस को पकड़ के रखना जबकि उनको सुनाई भी नहीं आ रहा है ठीक से, तो दैट्स इट टेक्स करेज एंड प्रॉब्ली इतने सारे शोज़ करने के बाद ही उसको भी वो आया है। और वो भी एक चीज़ आपने बोली कि जो आप गा रहे हो, जैसे गा रहे हो वैसे गाते जाओ, ये मत सोचो कि उधर पीछे क्या चल रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। प्रॉब्ली वो एक जो हमारे सिंगर्स सुन रहे होंगे उनके लिए एक जी जी, बिल्कुल सही कहा। और मैं बोल सकता हूँ अपने इंडस्ट्री के किशोरदा, हाँ सोनू निगम साहब, अरिजीत सिंह जी, ये ऐसे नाम है कि जो जितने अच्छे प्लेबैक सिंगर है उतने ही अच्छे Performers है। परफॉर्मर्स ऑल्सो। और एक नाम जो भी इस दुनिया में नहीं है, के बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर थे वो, और काफ़ी फैंस थे उनके। स्वरान म्यूज़िक के बारे में और थोड़ा डिटेल में थोड़ा बताइए। स्वरान दिसंबर 2022 में फॉर्म हुआ, और अब 2 सालों से ज़्यादा हो गए। वी कंप्लीटेड नियरली 24 शोज़, 24 शो हो गए हमारे ओके 2 सालों में। और अभी हमारा सिल्वर जुबली शो जल्दी होने वाला है। अरे वेरी नाइस। और यहाँ पे मेरी कोशिश ये रहती है कि स्वरान में जो सिंगर्स आते हैं, गाने के लिए आते हैं, तो उनको एक मौका मिले स्टेज पे गाने का, लेकिन वो मौका उन्हीं को मिलता है जो सुर में गाते हैं। ओके तो ये मेरी एक हमेशा तमन्ना रही है कि लोगों को जो सुनाए वो अच्छा ही सुनाए। तो मेरा एक दोस्त है और बहुत ही नामचीन दोस्त है, मैं बोलता हूँ आलोक काटदरे। वो मुझे हमेशा बोलता है, अमोल यू हैव अ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ पीपल, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे, लेकिन ये इंश्योर करना कि जो भी गाए तुम्हारे लिए, जो भी स्टेज पे गाए, वो हमेशा सुरीले हों। तो ऐसे सुरीले लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे दोस्त, तो उनको साथ में लेते हैं। जो म्यूजिशियंस होते हैं उनको हायर करते हैं, कॉम्पेयर को हायर करते हैं, और ऐसे सबको इकट्ठा लेके एक शो पुट अप करता है।
तो एक शो पुटअप करना इज़ अ वेरी टीडियस टास्क, लेट मी टेल यू। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सिंगर्स है, म्यूजिशियंस है, कंपेयर है, उसके बाद लाइट्स, स्टेज लाइट्स, साउंड, ओके, हैविंग रिहर्सल्स ऑफ द शोज, लोगों को इकट्ठा करके उनसे प्रैक्टिस करवाना, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। और इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना, प्रिंटिंग, बैनर्स जो हम बनाते हैं, बैकड्रॉप्स होते हैं, मीडिया प्रमोशन होती है, तभी जाके लोग वो शो देखने आते हैं। तो इट्स अ जर्नी। सो एक शो तो 3 घंटे का होता है, लेकिन उसमें जो कंसेप्चुअलाइजेशन से लेके फाइनल परफॉर्मेंस तक की जो जर्नी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। सो दैट एंटायर जर्नी इज एन एक्सपीरियंस। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब एक सीए फैमिली संभालते हुए आप ये भी कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल कमेंडेबल। ये मैं बोलता हूँ भगवान की देन है, सपोर्ट रहा है मुझे, फैमिली से सपोर्ट रहा है, दोस्तों से सपोर्ट रहा है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जहाँ पे भी जाओ, आप यू शेयर द पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू, यू शेयर द पॉजिटिविटी, तभी आपका नेटवर्क बढ़ता है, लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल किस्सा सुनाना चाहता हूँ। इन अक्टूबर लास्ट ईयर मुझे कंपनी के काम से 2 महीने के लिए मेक्सिको जाना पड़ा था। और उस वक्त मेरा स्टूडियो था जो मैं मैनेज करता हूँ, तो मुझे सवाल आया कि भाई मैं 2 महीने यहाँ पे नहीं हूँ, तो कैसे मैनेज होगा। तो वहाँ पे जो मेरे मेंबर्स हैं वो खुद सामने आए, बोले कि भाई तू बिंदास हो क्या, कंपनी का काम करो, हम यहाँ पे सारा कुछ देख लेंगे। ओके। जिसमें अनिरुद्ध वाड़ सर हैं, फिर जयश्री करके एक मेरी दोस्त है वो है, अतुल है, राज भट्ट जी हैं। तो इन सारों ने, और भी बहुत सारे, मैं शायद नाम लेना भूल जाऊं, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया ये ड्यूरिंग दिस 2 मंथ्स, और आज भी करते हैं। तो ये जो दोस्ती है, जो नेटवर्क है आपका, और जो प्यार है एक दूसरे के लिए, तो वही आपको कोई भी मुश्किलों से बचाता है। सो अपार्ट फ्रॉम द पैशन फॉर म्यूज़िक, जो उससे आपको जो खुशी मिलती है, आप और नए रिश्ते भी बना रहे हो, दोस्त भी बना रहे हो, जो आपकी लाइफ में और खुशी लेकर आते हैं। आई प्ले बैडमिंटन। हाँ। मैं अभी मैंने आई रीटुक इट। मैं बचपन में बैडमिंटन खेलता था, फ्रॉम माई 8th स्टैंडर्ड टू सीनियर कॉलेज रेगुलरली खेलता था। पूरे 6 घंटे 7 घंटे आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन डेली, और स्टेट लेवल तक खेल चुका हूँ। बट बाद में जैसे मेरा म्यूज़िक छूटा, वैसे मेरा स्पोर्ट्स भी छूटा बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़ एंड CA। बट आई रीटुक इट नाउ। मैं वापस अभी खेलना मैंने चालू किया, रोज़ सुबह जाता हूँ, और दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर्स ऑल्सो फॉर मी अपार्ट फ्रॉम म्यूज़िक। जहाँ पे आप दौड़ते हो, खेलते हो, पसीना बहाते हो, थक जाते हो, तो उसमें काफ़ी स्ट्रेस निकलता है और काफ़ी फ्रेश फील होता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द वे आई स्पेंड माई टाइम अर्ली मॉर्निंग। बाद में दोस्त हैं, पार्टीज तो होती रहती है। आई एम अ पार्टी बॉय, अच्छा। आई कैन से पार्टी एनिमल बोलते हैं उसको। तो हम, इट्स नॉट दैट कि पार्टी एनिमल लेने डिस्को में जाना है या फिर पब्स में जाना है। इट्स मीटिंग फ्रेंड्स, दोस्तों को मिलना, चाय के ठेले पे मिलो या फिर अच्छे जॉइंट पे मिलो, और स्पेंड सम नाइस टाइम। यू आर अ पीपल्स पर्सन। एब्सोल्युटली, दैट इज़ व्हाट आई फील, लोग कहते हैं। हाँ। ये आपका म्यूजिकल बैकग्राउंड जो है, इसका प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ फ़ायदा हुआ है? इतना अच्छा आप गाते हो, ऑफिस में पॉपुलर हो गए होंगे आप काफ़ी। बहुत ज़्यादा। देखो, मैं गाता तो पहले से ही हूँ। हाँ। तो ये नहीं कि मैं स्टेज पे रेगुलरली नहीं गाता, लेकिन लोगों को ये पता था कि मैं गाता हूँ। तो जो मैं ऑफिस में रहता था, तो कभी मौका मिलता था तो गा लेता था, और लोगों को पसंद आता था। और फिर लोग बोलते थे और गाओ ये। और उसमें पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है। सी, एक एक्स फैक्टर बोलते हैं। हाँ।
समथिंग एक्स्ट्रा. तो आप जब ऑफिस प्लेस में आप जब गाते हो, नॉट वाइल डूइंग वर्क, बट व्हेन यू गेट द राइट अपॉर्चुनिटी, तो वो जो एक एक्स फैक्टर आपके नाम से जुड़ जाता है कि भाई ये जो बंदा है उसमें कुछ और भी क्वालिटीज है अपार्ट फ्रॉम हिज वर्क. हाँ, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है. करेक्ट. वो आपके मैनेजर्स को, आपके सीनियर मैनेजमेंट को अट्रैक्ट करता है. तो ये काफ़ी हेल्पफुल साबित रहा है, मुझे हुआ है. एक्सपोजर तो मिलता है. यस. लड़कियां भी अट्रैक्ट होती होंगी. I mean, you must be singers. Normally, singers are popular chaps in the maybe also in college और ऑफिस में भी होते हैं कि जो लड़का गिटार बजा रहा है या गाना गा रहा है वो पॉपुलर होता है अच्छा खासा. हाँ. तो आपके साथ भी हुआ ऐसा कुछ इंसिडेंस? देखो, कुछ एक जो आप शेयर कर सको. क्योंकि ये पॉडकास्ट हर कोई देखने वाला है. बहुत ही पुराना किस्सा सुना था. कॉलेज, हाँ. तो कॉलेज में मैं 12th में था. तो 12th में मैंने एक गाना गाया था, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं. और वो गाने के बाद इमिजिएटली एक वहाँ पे तभी टाइकिंग, रोज क्वीन वगैरह ऐसे कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे. अच्छा. हाँ. तो वो गाना मैंने गाया था और तब भी लड़कियों को बहुत पसंद आया था वो. हाँ. और उसी के बाद में एक कंपटीशन थी और उसमें मुझे टाइकिंग बना दिया. हाँ. अभी मैं बताऊं आपको कि जब मैं 12th में था तभी मुझे इतना ड्रेसिंग सेंस वगैरह कुछ नहीं. मैं स्पोर्ट शूज़ पहने थे मैंने. हाँ. एक पुरानी सी टाई पहनी थी, सिंपल सा ब्लेजर पहना था और ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा था मैं. लेकिन मैं फिर भी बन गया. तो मे बी आई कैन से दैट इज ड्यू टू माई सिंगिंग क्वालिटी. ऑफिस लाइफ में नहीं हुआ ऐसा कोई किस्सा? जरूर हुआ होगा. रिसेंटली एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ. जब मैं मेक्सिको में था तो मेक्सिको में एक इवेंट ऑर्गेनाइज की थी उनके वहाँ के जो मैनेजमेंट है, वहाँ के जो टीम ने. तो वहाँ पे गाना वाना भी था, होने वाला था. तो मैं कौन सा गाना गाऊँ? तो वहाँ पे तो स्पेनिश चलती है, सिर्फ स्पेनिश लैंग्वेज. उनको इंग्लिश भी ठीक से आती नहीं है. ओके. थोड़ी बहुत आती है टूटी फूटी, लेकिन स्पेनिश बहुत अच्छी आती है. तो मैं सोचा एक ऐसा कौन सा गाना है क्या. याद आया मुझे सेनोरिटा. ओहो. हाँ. तो सेनोरिटा गाने का ट्रैक मैंने देखा. तो उसमें जो स्पेनिश पोर्शन है, हाँ. जो ट्रैक में है, जो फीमेल गाती है, और हिंदी पोर्शन जो है वो मैंने वहाँ पे उनके सामने पेश किया. और उनको इतना अच्छा लगा क्योंकि उनको ये ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि इन इंडिया स्पेनिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज को लेके कोई गाना है. अच्छा. ओके. तो सब लोग तालियां बजा रहे थे और उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया. बिकॉज अगर मैं हिंदी गाना भी गाऊं तो भी स्पेनिश उसमें होने की वजह से वो समझ रहे थे वो गाना. हाँ. और वो गाना काफ़ी बढ़िया है. सो डांसिंग नंबर. तो बहुत बहुत मज़ा आया. और उसके बाद खास करके वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो मुझे पहचानने लग गई. तो दूसरे दिन जब मैं ऑफिस गया तो एक 3 या 4 लड़कियां थी वहाँ पे. वो आके मुझे पूछने लगी, यू आर द सेम गाय हु sang सेनोरिटा, लवली सॉन्ग. काफ़ी मज़ा आया था. तो बाहर भी पॉपुलर हो आप मतलब. आपने जैसे कहा फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. आई बिलीव कि आपके पार्टनर का अगर सपोर्ट ना हो, इनफैक्ट शादी के बाद अगर आपके पार्टनर का सपोर्ट ना हो तो कुछ भी करना बहुत डिफ़िकल्ट है. और फैमिली का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए. आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि फैमिली सपोर्टिव नहीं थी, फैमिली सपोर्टिव थी? कैसा था आपका बचपन से? पेरेंट्स आपके सपोर्टिव है गाने के लिए, म्यूज़िक के लिए? हाँ, एक ऐसा इंसिडेंस मैं आपको बता सकता हूँ. ये कोविड में जो हम लोगों ने शोज़ किए तो बहुत सारे फ्रेंड्स घर पे आके हम लोग प्रैक्टिस करते थे. हमारे शोज़ चलते थे. उसके बाद में स्टेज सिंगिंग चालू हो गई थी और मेरी खुद की कोई स्पेस नहीं थी. तो मेरी मॉम की जो बेडरूम है वहाँ पे मेरा म्यूज़िक सेटअप है. अच्छा. अब आज भी है. हाँ. तो
कुछ भी प्रैक्टिस हो तो मेरे दोस्त घर पे आते थे, अब लोग देर रात तक प्रैक्टिस करते थे, और मॉम की नींद खराब, अच्छा। उसको सोना है लेकिन हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो बेचारी सह लेती थी, लेकिन आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देन उनको भी तकलीफ होने लगती है। तो एक दिन ऐसा ही मेरा इसी कुछ बात पे मेरा आर्गुमेंट हो गया घर पे वाइफ और मॉम के साथ कि भाई उनको, उनका कहना था कि भाई ये अभी घर पे सब मत करो करके। तो मैंने बोला ठीक है चलो देखते हैं, और मैं नेक्स्ट डे मेरे जो एरियाज़ में जितने भी स्पेसेस हैं मैंने पूरे छान मारे, और लकीली मुझे मेरे बिल्डिंग के सामने एक स्पेस मिली, अच्छा। कमर्शियल स्पेस। मैंने इमिजिएटली कंफर्म करके डन कर दिया और घर पे आके बता दिया। पहले तो घर पे उन्होंने विश्वास ही नहीं किया कि भाई ऐसा कुछ मैंने किया, बिकॉज वो मैंने तो ऐसे ही गुस्से में बोल दिया था मैं करता हूँ बाहर कुछ, तो उन्होंने लगा वो ऐसे ऐसे इसमें ही बोल दिया है करके। लेकिन मैंने रियलिटी में वो किया, और तब जाके स्वरॉन फॉर्म हुआ। मेरे दोस्त हैं रमेश भाई, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था मुझे पूरा स्टूडियो पुटअप करने में, और वहाँ से लेके फिर मेरी सारे प्रैक्टिस सेशन अब मेरे स्टूडियो में ही होने। अच्छा। अच्छा, बट मम्मी मस्ट बी प्राउड ऑफ यू कि यस। उसके बाद उनको भी उन्होंने पहले तो मुझे थोड़ा ये किया था कि भाई आप अपने सैलरी से जाके रेंट देने वाले हो, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारा खर्चा उठा रहे हो। लेकिन आज वो देखते हैं कि बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हैं, एंड वी आर अर्निंग आउट ऑफ दैट स्टूडियो एज वेल। चाहे बहुत सारा प्रॉफिट ना हो, लेकिन यू नो जो कॉस्ट भी अगर एक हद तक निकले तो भी अच्छी बात है। तो अभी वो भी काफ़ी खुश है स्वरॉन की वजह से। आपका स्टूडियो बहुत अच्छा है। जब आपसे पहली बार मिला और मैंने देखा आप कैसे अपना प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करते हुए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहिए। देर आर टू व्यू पॉइंट्स। आजकल जो इंस्टाग्राम लोग देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू बहुत चलता है। तो लोग कहते हैं कि POV बोलते हैं इंस्टाग्राम पे। तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं, जैसे आपने 3 इडियट्स देखी होगी, 3 इडियट्स में पापा मैं पैसा कम कमाऊंगा पर अपने मन की करूंगा, खुश रहूंगा, है ना। तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, कॉर्पोरेट लाइफ नहीं जीना है, 9 to 5 जॉब नहीं करना है, अपना पैशन फॉलो करो। बट एक पॉइंट ऑफ व्यू वो भी है कि जितना भी बोल लो, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, देयर आर इश्यूज, देयर आर फैमिलीज। हमको हमारा फैमिली भी ग्रो करना है, सबको डेवलप करना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स, और खुद का भी प्रोग्रेस होना है। तो उस चक्कर में इंसान अपना पैशन, अपना लाइकिंग, अपना हॉबी छोड़ देता है कहीं ना कहीं। बट देन आपके जैसे लोग हैं जो उसको और अपने पैशन को, प्रोफेशनल लाइफ को और अपने पैशन को बैलेंस करते हुए लाइफ में इकोनॉमिकली भी ग्रो कर रहे हैं या प्रोफेशनली भी ग्रो कर रहे हैं, और अपना पैशन भी साथ साथ फॉलो कर रहे हैं। तो वो एक जो एक्स्ट्रा एफर्ट लेना होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप, मेरा ये एक थर्ड व्यू पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ भी दो, या सब कुछ, जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में एक बार डूब जाते हैं तो उसी में डूब जाते हैं, फिर 9 to 5 वो है ही और उसको ही घर पे लेके आ रहे हैं, एंड दैट बिल्ड स्ट्रेस इन देयर लाइफ। बट आपको वो कट ऑफ करके अपना एक पैशन फॉलो करना है अगर, तो दोनों पैरेलली करना भी पॉसिबल है, एंड यू आर अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। और ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा एफर्ट लेने होते हैं उसके लिए। आपको अपना डिसिप्लिन लाइफ डिसिप्लिन बनाना होगा, फैमिली का सपोर्ट चाहिए होगा। फैमिली को सपोर्ट कहाँ से सपोर्ट मिलने वाला है? फैमिली में मम्मी से मिलने वाला है, वाइफ से मिलने वाला है, बच्चों से मिलने वाला है, वो जज करके वहाँ काम करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो ऑफकोर्स है, ये तो नहीं होगा कि कोई चीज़ अपने आप हो जाए। जैसे रूटीन लाइफ है तो रूटीन लाइफ जीते रहो, फिर देन पीपल गेट स्ट्रेस्ड। मेंटल हेल्थ के आजकल इतने इश्यूज़ है। तो मेरा पॉडकास्ट का नाम है द हैप्पीनेस पॉडकास्ट, और यहाँ पर मैं उन्हीं लोगों को इनवाइट करता हूँ जो हैप्पीनेस को इंस्पायर करते हैं।
जिनको देख के हमें खुशी मिलती है, जिनको मतलब सक्सेस इन इकोनॉमिक टर्म्स और सक्सेस इन सोसाइटी एज पर सोसाइटल नॉर्म्स इज़ नॉट द बेंचमार्क टू बी ऑन दिस पॉडकास्ट. आप अपने लाइफ में खुश है, आपको देख के दूसरे लोग खुश हो रहे हैं या आप खुशियाँ स्प्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे ही लोगों को मैं चुन चुन के इनवाइट करता हूँ. आपको इनवाइट करने का भी वही पर्पस था कि देखो मतलब एक इंसान कैसे सारी चीज़ें बैलेंस करके भी. You are one of the best in Thane now. I know that how many people follow you, how many people attend your shows. तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आप ठाणे में, और आई होप कि जल्दी मुंबई में भी पॉपुलर हो जाएंगे. मुंबई से भी आपकी ऑडियंस आ रही है. तो और कुछ अच्छा ऐसा किस्सा हुआ है कभी जो म्यूज़िक शोज़ को लेके जो आप शेयर करना चाहते हैं अपने ऑडियंस के साथ? कुछ फ़नी किस्से भी हुए, तो फ़नी किस्से मैं आपको शेयर करता हूँ, और काफ़ी उसमें लर्निंग भी है. एक मेरा शो था जहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस था, मेरा गाना था राधा कैसे न जले, बहुत बढ़िया गाना है. तो मैं गाने गया, मेरी पार्टनर का पार्ट भी था, लेकिन वो मेरे बाद था. तो म्यूजिशियंस ने उनका पार्ट बजा और मैं गाने लग गया, तो मेरा माइक बंद. ओह. और मैं गा रहा हूँ, मेरी आवाज़ ही नहीं जा रही लोगों. हाँ. तो ऐसे टाइम पे क्या करें, गाना रोक दे हाँ. या माइक चालू रखें, माइक चालू करें, क्या करें. तो इट्स अ वेरी 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 ट्रिकी सिचुएशन होती है ऐसी स्टेज पे. सारी लोग तुमको देख रहे हैं और तुम्हारा माइक चालू नहीं है, और सो यू हैव टू बी कूल. तो मैंने वो मैं गाते रहा. ओके. और उतनी माइक का बटन बंद था. मेरे पहले वाला सिंगर था, उसने वो बटन बंद कर दिया था. तो मेरी गलती है, मैंने चेक नहीं किया था वो. तो मैंने गाते गाते वो माइक का बटन चालू किया और आई कंटिन्यूड दैट. एक और एक किस्सा हुआ है, मेरे दोस्त के साथ हुआ था. तो एक आजकल जो परफॉर्मिंग आर्ट है स्टेज, तो वो उसमें एक काफ़ी मशहूर बात है कि लोग ऑडियंस से एंट्री करते हैं. तो पीपल इंटर ऑडियंस के पीछे वाला जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे खड़े रहते हैं, किसी को पता नहीं होता है, अंधेरा होता है. म्यूजिशियंस बजाते हैं, गाना चालू कर देते हैं, लेकिन स्टेज पे सिंगर ही नहीं होता. सिंगर पीछे से एंट्री करता है. तो वैसे ही एक गाना था, और उसमें इट वॉज अ ड्यूएट सॉन्ग. और मेरे दोस्त जो हैं वो जयश्री और प्रकाश, वो एंट्री करने वाले थे. और जैसे ही उनका पहला लाइन आने वाला था, काशीनाथ घाणेकर का मेन ऑडिटोरियम था, 800 लोग बैठे हैं और पावर चली गई. पूरा अंधेरा. वो ऑडियंस के बीच में खड़े हैं, पावर ऑफ. तो अब क्या करें. लकीली पावर आ गई. वी टुक दैट सॉन्ग वंस अगेन. यू हैव टू कीप योर कूल. उन्होंने फिर एक बार वहाँ से एंट्री की, और वो गाना काफ़ी हिट हुआ, काफ़ी लोगों को पसंद आया. तो ऐसे किस्से होते रहते हैं कुछ ना कुछ. बट वो जो एक्सपीरियंस है उसमें, जो आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, जो बहुत बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होता है. आप यू ग्रो एज बाय गेटिंग दैट एक्सपीरियंस एज अ सिंगर. इवन एज अ पर्सन आई वुड से कि मतलब आप इतने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो. पहला तो एक तो आपका पैशन फॉलो कर रहे हो, वहीं आप रिफ्रेश हो जाते हो. और दूसरा आप इतने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, यू आर डिस्कनेक्टिंग विद द डे टू डे प्रोफेशनल लाइफ. और इतने लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद अलग अलग रोज़ का कुछ नई नई कहानियाँ होती है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, नई चीज़ें सीखने को मिलती है. यू ग्रो योर सेल्फ एज अ पर्सन. Absolutely. So it was very nice meeting you, and very nice meeting you on this podcast. ऐसे तो हम मिलते हैं और होपफुली मिलते ही रहेंगे. और अपनी लाइफ और हमारे आसपास के लोगों की लाइफ को म्यूजिकल बनाते रहेंगे. थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट. Thank you so much.